नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चले शुरुआत करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की। इस वक्त की बड़ी अपडेट जहां बागेश्वर उपचुनाव की काउंटिंग जारी है। 5वें राउंड का रुझान सामने आ गया। बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास आगे, तो पार्वती दास को 12,436 मत मिले और बसंत कुमार को 11,345 मत मिले। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जो आपको बता दें कि काउंटिंग जारी है और इसके साथ ही इस समय जो पार्वती दास है उनको 12,436 मत मिले हैं और बसंत कुमार के पास 11,345 मत है। यानी कि बीजेपी कहीं ना कहीं आगे चलती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये अभी शुरुआती रुझान है, इससे निर्णय तय नहीं होते हैं। लेकिन अभी आगे भी जो मतगणना है वो जारी रहेगी। कई चरणों में ये मतगणना की जा रही है, जिसके साथ ही आपको बता दें कि वोटों से ये आगे चल रहे हैं और पार्वती दास और कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार पीछे चल रहे हैं। तो एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है बागेश्वर में, लेकिन इस बीच देखना होगा कि जो ये सीट है वो बीजेपी के खाते में जाती है या फिर कांग्रेस के खाते में जाती है। क्योंकि अगर हम बात पिछले कई सालों से करें, कई दशकों की करें, तो जो ये सीट है वो 2007 से लगभग अभी तक ये सीट बीजेपी के खाते में थी और ये सीट चंदन राम दास के पास थी। जिसके बाद अब ये जो सीट है इसके लिए यहाँ पर उपचुनाव कराए गए, क्योंकि चंदन राम दास का निधन हो गया, जिसके बाद उपचुनाव कराए जा रहे हैं। तो आज मतगणना हो रही है और मतगणना के बाद ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा कि जो ये सीट है वो किसके खाते में जाती है। क्योंकि अब एक तरफ बसंत कुमार है तो दूसरी तरफ बीजेपी की पार्वती दास है। दोनों में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से बात अगर हम यहाँ करें दो पार्टियों के बीच, तो यहाँ दो पार्टियों के बीच में बल्कि दो दलों के बीच ये मतदान कराए जा रहे हैं। जहाँ एक बता दें आपको, कांग्रेस जो कि INDIA यानी कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, तो दूसरी तरफ NDA है। दोनों ने ही अपनी पूरी ताकत जो की है। फिलहाल जो यहाँ पर पार्टी के जो और प्रत्याशी हैं वो कई प्रत्याशी उतारे गए, लगभग 5 प्रत्याशी बागेश्वर में उपचुनाव के लिए खड़े हुए थे। लेकिन जो कड़ा मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस में साफ तौर से देखने को मिल रहा है। हालांकि ये जो उपचुनाव है इसको लेकर कहीं ना कहीं आगे की जो रणनीति है उसमें भी ज़रूर बदलाव देखने को मिल सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जो आपको बताते चले कि एक कड़ा मुकाबला हो रहा है यहाँ पर और नतीजे अब से कुछ ही समय में क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं उसके आधार पर अगर बात करें तो ये जो बागेश्वर की सीट है पार्वती दास के पास जाते हुए दिख रही है, क्योंकि वो अभी कुछ मतों से आगे चल रही है और बसंत कुमार पीछे चल रहे हैं। तो ये कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन पिछले कई दशकों से यहाँ पर 2007 से लेकर 2023 तक ये सीट चंदन राम दास के पास थी और एक बार फिर से बीजेपी ने चंदन राम दास के परिवार पर भरोसा जताया है। उनकी जो पत्नी है पार्वती दास, उनको टिकट दिया है और साथ ही कहीं ना कहीं पार्वती दास के साथ साथ बीजेपी की जो साख है वो भी इस दौरान दांव पे लगी हुई है। अब देखना होगा कि पार्वती दास अपनी जो साख है या बीजेपी की साख है वो बचा पाती या नहीं, या फिर इतने सालों से जो सीट उनके परिवार के पास थी आखिरकार उनके परिवार के पास रहती है या फिर किसी और दल में जाती है। तो ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हो जाता है। लेकिन जो टक्कर है वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प दिख रही है, क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस है। क्योंकि एक तरफ NDA ने अपनी ताकत झोंकी है तो दूसरी तरफ इंडिया। तो दो महागठबंधनों के बीच ये उपचुनाव किए गए, जिसकी मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो गई। और कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर क्षेत्रीय दल की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा यहाँ महत्वपूर्ण है महिला वोटर्स, जो कि नतीजे बदलने में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं। क्योंकि जिस तरफ अगर महिला वोटर्स जाएंगी तो उस तरफ के जो नतीजे हैं उसी पार्टी के पक्ष में जाते हुए साफ तौर से नजर आएंगे। तो एक अहम भूमिका यहाँ पर महिला वोटर्स की भी हो जाती है। तो तमाम इस तरह के यहाँ पर अनुमान भी लगाए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि अब तक अगर जो ये सीट है चंदन राम दास के पास यानी कि बीजेपी के खाते में थी, तो शायद यहाँ पर जो उनका
जातीय समीकरण है, शायद यहाँ पर उनका जो प्रभाव रहा है 20 सालों से, वो आगे भी देखने को मिल सकता है। इसका जो बेनिफिट है वो चंदन रामदास की पत्नी पार्वती दास को मिल सकता है। तो कई इस तरह के अभी भी अनुमान लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी जो ये रुझान है वो शुरुआती रुझान है जो आना शुरू हुए, और इन शुरुआती रुझानों में पार्वती दास आगे चल रही है। तो कहीं ना कहीं एक मजबूती ज़रूर मिली होगी बीजेपी को इन रुझानों से भी, और वही कांग्रेस की धड़कनें बढ़ाने वाले भी ये रुझान हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बसंत कुमार है वो बीजेपी की पार्वती दास से पीछे हैं, तो उनकी धड़कनें ज़रूर बढ़ सकती है। लेकिन अभी भी पूरी तरह से कोई भी चीज़ें क्लियर नहीं है। तो अब जिस तरह से देखिए कि आज काउंटिंग हो रही, सुबह 8 बजे से बागेश्वर उपचुनाव के लिए ये काउंटिंग जारी है, और इसी पर हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी नेता सुरेंद्र कुमार जी हैं, और सपा नेता डीपी यादव जी हैं, राघवेंद्र द्विवेदी जी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। हम तमाम चर्चा करेंगे आप सभी मेहमानों से। न्यूज़ 1 इंडिया में आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं राघवेंद्र द्विवेदी जी के पास आऊँगी, क्योंकि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और जानकारी लेंगे। अगर यहाँ पर राघवेंद्र जी देखें बागेश्वर उपचुनाव, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं, और ये कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है अगर 2024 को टारगेट करें तो? केवल उपचुनाव नहीं है, ये चुनाव इंडिया बनाम एनडीए की लड़ाई हो गई है। चाहे वो बागेश्वर का चुनाव हो, चाहे वो घोसी का उपचुनाव हो। तो अगर आप इसको देखेंगे तो इंडिया बनाम एनडीए की लड़ाई है। अगर बीजेपी प्रत्याशी यहाँ से जीत जाता है तो ये माना जाएगा कि 2007 से लेके और अभी तक का इस परिवार का और इस पार्टी का इस सीट पे दबदबा रहा है। यही स्थिति घोसी में भी है। घोसी में भी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी अगर जीत जाता है, जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है, तो वहाँ समाजवादी पार्टी को ये कहना आसान हो जाएगा कि पूर्वांचल में जो 2022 में हमने जिन जिन जिलों में क्लीन स्वीप किया था, उसमें ओम प्रकाश राजभर जी का कोई योगदान नहीं था। और आप 2022 में देख लीजिए शिवपाल यादव। बिल्कुल राघवेंद्र जी आपके पास वापस आ रहे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर जहां आपको बता दें, जहां घोसी उपचुनाव की मतगणना जारी है, इस वक्त की बड़ी अपडेट, 5वें राउंड का रुझान अब सामने आ गया। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट, सुधाकर सिंह ने बढ़त बनाई है। जहां 5वें राउंड के जो रुझान है सामने आए, सुधाकर सिंह ने 7019 वोटों से बढ़त बनाई है। तो वहीं आपको बता दें कि घोसी उपचुनाव के लिए जो मतगणना है वो सुबह 8 बजे से शुरू हो गई, जिसके रुझान आने भी शुरू हो गया, और इन रुझानों में 5वें राउंड की जो काउंटिंग है उसमें बताते चले कि सुधाकर सिंह ने बढ़त बनाई है। यहाँ पर आगे चल रहे सुधाकर सिंह, तो दारा सिंह पीछे हैं 5वें राउंड में। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, क्योंकि काउंटिंग सुबह से ही शुरू हो चुकी, तमाम इंतजामों के बीच, सुरक्षा के बीच की जा रही। तो वहीं सुधाकर सिंह 7019 वोटों से आगे चल रहे। घोसी उपचुनाव के लिए मतगणना लगातार जारी है। चलिए इस बीच बागेश्वर से भी बड़ी अपडेट, बागेश्वर चुनाव की काउंटिंग भी जारी है। तो वहीं 6वें राउंड का रुझान बागेश्वर में सामने आया, तो 6वें राउंड का ये रुझान सामने आया। धीरे धीरे करके रुझान सामने आने लगे, जहां बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास आगे चल रही उन रुझानों में, और 15,253 मत मिले हैं पार्वती दास को। तो वहीं अब बता दें आपको कि पार्वती दास ने 17,000 वोटों से बढ़त बनाई। कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार कहीं ना कहीं पीछे चल रहे हैं, और बागेश्वर उपचुनाव की काउंटिंग जारी है। 6वें राउंड का जो रुझान है उसमें पार्वती दास आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, 17,000 वोटे से आगे चल रहे हैं। तो हमारे साथ हमारे तमाम जो मेहमान हैं वो जुड़े हुए हैं, उनसे लगातार हम अपडेट ले रहे हैं। राघवेंद्र जी, क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि जो रुझान है वो भी आना शुरू हो गए, लेकिन इस बीच अगर बात हम बागेश्वर की कर रहे हैं, बागेश्वर में पार्वती दास ने बढ़त बनाई, क्या वही जो इनका अभी तक रुतबा कायम रहा है 20 सालों से, वो आगे भी कायम रह पाएगा? देखिए अभी जो भी रुझान आ रहे हैं, इनसे हम परिणाम नहीं फाइनल कर पाएंगे। परिणाम के लिए हम लोगों को कुछ घंटे भी इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन रुझान के आधार पर ये कह सकते हैं कि जो प्रत्याशी जीते, चाहे वो इंडिया जीते चाहे वो एनडीए जीते, इस जीत के बाद पता चल पाएगा कि 24 की लहर क्या होगी। चाहे वो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, चाहे वो झारखंड का चुनाव हो। उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा था। उत्तर प्रदेश में शिवपाल यादव जी 2022 में मंच साझा करने को मौका उनको नहीं दिया गया,
लेकिन वही आज उपचुनाव की बात देखिए तो प्रत्याशी चयन से लेके और ईवीएम के मशीन दबने बटन दबने तक का जो बीच का गैप रहा, शिवपाल यादव जी बड़ी भूमिका में नजर आए। तो अगर ये जीत होती है तो पूर्वांचल में शिवपाल यादव जी की वजह से समाजवादी पार्टी की बड़ी जीत होगी, और समाजवादी पार्टी ये कहने में गुरेज नहीं करेगी कि जो भी जीत वो हासिल की थी 2022 में, उसमें उनके सहयोगी दलों का कोई लेना देना नहीं था। अब मैं चलता हूँ बागेश्वर के चुनाव में। बागेश्वर का चुनाव जिस परिवार को टिकट मिला है वहाँ 2007 से लगातार प्रत्याशी है, और अगर वो सीट जीत जाती है बीजेपी तो ये कहना बहुत गुरेज नहीं होगा कि वहाँ की जनता उस परिवार को विधायक नहीं अपना रहनुमा भी मानती है, और वो जीतने के बाद क्या करेंगी वो उनका अपना पर्सनल है। लेकिन बीजेपी बागेश्वर और यहाँ जीत जाती है तो एनडीए एक बड़ा समीकरण सेट कर पाएगी 2024 के चुनाव में। बिल्कुल, क्योंकि जो रणनीति होगी वो भी जरूर बदलती हुई नजर आएगी। बीजेपी नेता सुरेंद्र कुमार जी भी हमारे साथ और उनसे भी जानकारी ले लेंगे और समझेंगे जो ये बागेश्वर में उपचुनाव हो रहे हैं, घोसी में उपचुनाव हो रहे हैं। तो अगर हम बात बागेश्वर की करें तो अब सुरेंद्र जी आगे चल रहे हैं आप, और घोसी में कहीं ना कहीं पीछे चल रहे हैं। सपा नेता डीपी यादव जी भी हमारे साथ हैं। डीपी यादव जी, क्योंकि अब जिस तरह से देखिए कि घोसी में आप आगे चल रहे हैं, क्योंकि ये शुरुआती रुझान है और इसमें अभी नतीजे नहीं क्लियर कर सकते हैं। जब आखिरी 32 चरणों में ये मतदान होना है, आगे जब नतीजे सामने आएंगे कुछ ही देर में क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप ये उपचुनाव को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल जया जी, देखिए निश्चित रूप से ये अभी शुरुआती रुझान है और 5वें राउंड की गिनती समाप्त हो चुकी है। 5वें राउंड की गिनती के बाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुधाकर सिंह है वो 7,000 वोटों से ज्यादा कहीं ना कहीं लीड बनाए हुए हैं। देखिए जया जी, ये एक विधानसभा का चुनाव हो रहा था, इससे सरकार के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, लेकिन जो ये चुनाव हो रहा है निश्चित रूप से ये बहुत से संदेश देगा और कहीं ना कहीं जो भविष्य की राजनीति है, विशेष करके 2024 की जो राजनीति है, लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, उसका एक खाका ताना बाना हुएगा। आप देखिए बिल्कुल डीपी यादव जी, जिस तरह से सुधाकर सिंह की तरफ से ये कहा गया था कि 50,000 मतों से हम जीत हासिल करेंगे, कहीं ना कहीं आपको आगामी समय में सच होता नजर आ रहा है? बिल्कुल निश्चित रूप से 50,000 से ज्यादा वोटों से सुधाकर सिंह जीतेंगे, और जिस प्रकार से वहां पर रणनीति बनाई गई, वहां पर एक प्रभावशाली तरीके से चुनाव लड़ा गया। आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ने वहां पर लगभग 15 दिनों से ज्यादा कैंपेनिंग किया। वो देखिए किस प्रकार से वो उत्तर प्रदेश की राजनीति के चाणक्य है आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी, और उन्होंने इस प्रकार से वहां रणनीति बनाई कि आज सुधाकर सिंह कहीं ना कहीं जो है चुनाव 50,000 से ज्यादा जीतने जा रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था कि इसका भविष्य की राजनीति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा जया जी, थोड़ा सा मुझे समझ लीजिए। देखिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जब से केंद्र में सरकार बनी 2014 के बाद, तो उसने एक नकारात्मक और नफरतिया राजनीति की शुरुआत की, उसके ऊपर कहीं ना कहीं विराम लगेगा। जनता आज जागरूक हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जनता को कहीं ना कहीं वहीं पीछे ले जाना चाहती है। देखिए जब देश को गुलामी के अंग्रेजों का गुलाम था कहीं ना कहीं, तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है आपसी मत जो एकता है, भाईचारा है, उसको समाप्त करने की कोशिश कर रही है। आज देखिए देश कहीं ना कहीं बेरोजगारी के ऐतिहासिक दौर से गुजर रहा है, महंगाई के कारण लोगों का जीवन मुश्किल हो गया है, बेतहाशा महंगाई है। तो इस पर ध्यान न दे करके भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो नफरत की राजनीति है, जो एक दूसरे को बिल्कुल डीपी यादव जी, इसका जवाब सुरेंद्र कुमार जी से ले लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो डीपी यादव जी ने कहा है, क्योंकि इनकी तरफ से साफ तौर से कहा गया कि जिस तरह से बीजेपी है नफरत की राजनीति फैला रही है, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए डीपी यादव जी जो कह रहे हैं उसमें और उत्तर प्रदेश की जनता में बहुत क्या फर्क है। मैं तो इतना कहूंगा कि अभी जनादेश जो है अभी आया नहीं है, अभी रिजल्ट आई नहीं है, अभी जो है गिनती जारी है। आप देख लीजिएगा जैसे जैसे सारी बॉक्स जब खुलेगा उसके बाद जो है नतीजा जो भी आएगा वो उस टाइम हम बात करेंगे। लेकिन अभी इन्होंने कई आरोप लगा दिए हमारे ऊपर, लेकिन ये पहले अपने अंदर झांक के नहीं देखे कि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ इन लोगों ने क्या करने का काम किया। सिर्फ गुंडा माफिया को बढ़ाने का काम किया, उत्तर प्रदेश के अंदर जो है परिवारवाद को बढ़ाने का काम किया, विकास करने का काम तो इन्होंने किया ही नहीं। देखिए ये चुनाव है, रिजल्ट जो भी आएगा वो सराखों पे है, लेकिन
हम बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। इन लोगों ने विकास का बात करने का काम ही नहीं किया, सिर्फ गुंडा माफिया के अलावा और क्या किया? सफाई के अंदर गरथैया नाच नचवाने का इन लोगों ने काम किया। सफाई के अलावा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं पे भी कोई विकास करने का काम इन लोगों ने नहीं किया। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नजरिए में यही फर्क होता है। देखिए वो किस नजरिए, यही फर्क नहीं है। आप लोगों ने उत्तर प्रदेश की बिल्कुल जनता सुरेंद्र का जी, जो है पैसा डीपी जिस यादव जी, प्रकार का सुरेंद्र कुमार जी, एक एक बोलिए तब आपकी बात समझ में आएगी। लेकिन अगर साथ में बोलेंगे किसी की बात समझ में नहीं आएगी। सबको मौका दिया जाएगा, सबको मौका दिया जाएगा। जी जी, पहले हमारी बात सुन लीजिए। जी जी बोलिए। आप चाहे देखिए, चाहे वो पूर्वांचल की बात करूं, चाहे बुंदेलखंड की बात करूं, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूं या मध्य की मैं बात करूं, तमाम जगह पे भारतीय जनता पार्टी जो है विकास करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खड़ा होने का काम किया। हमने नारा लगाया, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका साथ लेके चलने का नारे काम लगाने किया। से तो कुछ नहीं होगा ना, जमीनी स्तर पर दिखना मैं चाहिए। बता रहा हूँ ना जयपाल जी, आप 1 मिनट मुझे आप मौका दीजिए, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। जी जी, हमने जो नारा लगाया, इन लोगों ने आरोप लगाया अति पिछड़ा पिछड़ा, किसी का विकास, इन लोगों ने गरीब के नाम पे वोट तो मांगने का काम किया, लेकिन इन लोगों ने उनका विकास करने का काम नहीं किया। हमने 27% जो है ओबीसी समाज को आरक्षण देने का काम किया। इन लोगों ने आरोप लगाया YM का समीकरण लेके चलते थे, हिंदू मुस्लिम समीकरण, वाई यादव और मुसलमान का इन्होंने समीकरण देने का काम किया। लेकिन हम लोगों ने कभी भी, चाहे जनधन खाता की बात करूं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करूं, चाहे आज अनाज देने की बात करूं, हमने कभी भी कोई जाति पाति के नाम पे काम करने का काम नहीं किया। हमने कभी उनसे जाति पूछा नहीं। हमने सिर्फ उनको जो जन कल्याण योजनाएं थी वो कैसे पहुंचे उसकी हमने बात किया जी। लेकिन आज समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी तो कभी भैया जी को साइकिल पर घुमाए, कभी बुआ जी को साइकिल पर घुमाने का काम किया, लेकिन इन लोगों ने वहां की जनता के बारे में सोचने का काम नहीं किया। आज आरोप लगाते हमारे ऊपर, अरे हमने कहा था राम राज लेके आएंगे, हमने राम राज लाने का काम किया। भगवान राम का भव्य मंदिर बनने का जो आज काम है 2024 में उद्घाटन होगा, और ये लोग इच्छाधारी हिंदू हैं, कभी ये सनातन को तो कभी रामचरितमानस को, कभी भगवान राम को गाली देने का काम करते हैं। और जिस दिन उद्घाटन होगा उस दिन सबसे पहले जाके यही अखिलेश यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी जाके जो है वहां पे जाके माथा टेकेंगे। ये गुमराह करने का काम अगर किसी ने किया है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो समाजवादी पार्टी ने करने का काम किया, कांग्रेस ने करने का काम किया। आज कांग्रेस का जनादेश खत्म है उत्तर प्रदेश के अंदर। आज 1 से 1.5% बच गया है, वो तो मैदान खाली करके चले गए हैं उत्तर प्रदेश से। जहां तक समाजवादी पार्टी इसका जवाब भी ले लेते हैं डीपी यादव जी से कि जिस तरह से अब बीजेपी की तरफ से भी लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी यही आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच जो मुकाबला है काफी ज्यादा टक्कर का देखने को मिल रहा है डीपी यादव जी, और साफ तौर से जो ये नतीजे कहीं ना कहीं लोकसभा 2024 पर असर जरूर डालेंगे। निश्चित रूप से जया जी, ये 2024 के लोकसभा चुनाव के लिटमस टेस्ट हैं, उनकी पृष्ठभूमि है। ये कहीं ना कहीं ये साफ संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी के नफरत की राजनीति से लोग उठ चुके हैं। बिल्कुल डीपी यादव जी आपके पास वापस आएंगे, लेकिन इस बीच बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, घोसी उपचुनाव की मतगणना लगातार जारी है। तो वहीं आपको बता दें कि 6वें राउंड का जो रुझान है वो भी सामने आ गया है। सुधाकर सिंह ने 6वें राउंड में भी बढ़त बनाई है। तो बताते चले कि 22,785 मत मिले हैं इस वक्त की बड़े खबर। दारा सिंह चौहान अभी पीछे चल रहे हैं। घोसी उपचुनाव की जो मतगणना है वो जारी है सुबह 8 बजे से, और जहां 5वें राउंड में भी सुधाकर सिंह आगे थे, तो 6वें राउंड में भी सुधाकर सिंह ने ही बढ़त बनाई हुई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, सुधाकर सिंह को 22,785 वोट मिले हैं, दारा सिंह चौहान को 14,228 मत मिले। इस वक्त की बड़ी खबर अब तक पहुंचा रहे, जहां आपको बता दें कि उपचुनाव में हो रहे हैं और जिसके बाद मतगणना जो काउंटिंग है वो सुबह से शुरू कर दी गई है। लेकिन जो बढ़त है अभी भी सुधाकर सिंह ने ही बनाई हुई है, यानी कि अभी भी वो अपनी बढ़त पर कायम बने हुए हैं। दारा सिंह चौहान कहीं ना कहीं पीछे चल रहे हैं। तो एक 6वें राउंड पे आते आते जो धड़कनें हैं बीजेपी की वो जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही होंगी, क्योंकि अभी भी
बीजेपी के जो दारा सिंह चौहान है वो सुधाकर सिंह से पीछे चल रहे हैं कई हजार मतों से, क्योंकि जहां सुधाकर सिंह के पास 22,000 के करीब मत है तो वहीं दारा सिंह के पास 14,000 के करीब जो मत है। तो ये छठवें राउंड के जो रुझान है वो सामने आए हैं और आपको दिखा रहे हैं हम अपनी टीवी स्क्रीन पे भी, जो यहाँ पर सपा के कार्यकर्ता, सपा के जो लोग मौजूद हैं, लगातार सीसीटीवी कैमरे के जरिए स्ट्रांग रूम पर नजर भी रखे हुए हैं। तो आप सभी मेहमानों के पास हम दोबारा से वापस आएंगे, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।